Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel, Law Scholar and Legal Issues. I am Advocate Vanita. Today I am presenting here with the important topic, another important topic of Constitution. We have already discussed about the preamble, but we have not discussed about the framing of Constitution. Ki how the Constitution was framed, who was the member of that time. Everything I will discuss in today's lecture. Let's start today's lecture. फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा कोई डिस्कशन का टॉपिक ये नहीं है। हाँ, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस हैं और फैक्ट्स जो है हमें लर्न करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप एक बार रीडिंग कर लोगे तो आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में सेट हो जाएगी। आपको समझना भी पड़ेगा और आपको रिवाइज़ भी करना पड़ेगा, क्योंकि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को डिटेल में कुछ करने लायक नहीं होता, उसमें सिर्फ लर्निंग ही होती है। जैसे फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, मैंने पहले ही आपको बताया है, तो थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर लीजिए। कुछ राइटिंग में अगर फ़र्क आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं बोल रही हूँ, आप उस हिसाब से थोड़ा समझ जाइए। जो फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सबसे पहला इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि ये असेंबली जो है कब सेट हुई। तो आप माइंड में रखिए कि अगस्त 1946 में जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उनको तो इस बारे में पता होगा, और लीगल हिस्ट्री में भी ये चीज़ आती है। लीगल हिस्ट्री जिसने पढ़ी होगी उसमें भी ये चीज़ है। तो जब 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन प्लान आया तो उसी टाइम उसी प्लान के तहत जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन की जो असेंबली है ये सेट हुई। ये प्लान किस लिए लाया गया था? इनकी प्लानिंग लगभग अंग्रेज़ों की यही थी कि हम हमारे हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ सेट करके जाएँ और ये जो देश है उसी हिसाब से चले। तो उसी कोशिश में कि ये दोनों में बंटवारा तो हो ही जाएगा और उसके बाद ये आपस में लड़के मर जाएंगे, तो ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर लेके आए थे। लेकिन उनको क्या पता था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा इंडिया का, ये सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन होगा पूरे विश्व में। इससे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन कहीं नहीं है किसी भी देश में। तो ये कैबिनेट मिशन जो प्लान था इसमें 3 मेंबर थे। इन तीनों मेंबर के आप नाम याद रखिए। ये लास्ट के ही जो नेम है, या जैसे भी बुक्स में मैंने देखा तो जिस हिसाब से मुझे इम्पोर्टेंट लगा कि फुल नेम की ज़रूरत ही नहीं होती, सिर्फ ये हमें याद रखना होता है कि लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर 3 मेंबर थे। हु वाज द चेयरपर्सन? लॉरेंस वाज द चेयरपर्सन। तो ये 3 जो मेंबर्स के नेम आप यहाँ माइंड में रखना, लॉरेंस और क्रिप्स और अलेक्जेंडर। चेयरपर्सन लॉरेंस। जब बार बार आप ऐसे पढ़ोगे, रिपीट करोगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली तैयार हुई, इसके बाद इसको 2 फेजेस में इसके ऊपर सारा डिस्कशन हुआ। तो 2 फेज़ में डिस्कशन हुआ, तो इसके जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमिंग के लिए जो 2 फेज़ माने जाते हैं। जो पहला फेज़ था वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, वो इनिशियली जो है एक सोवरेन बॉडी नहीं था। सोवरेन मतलब इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं था। इट वर्क्स विद इन लिमिट्स ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी हम बना रहे थे, कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम तैयार कर रहे थे, तो जो पहला फेज़ था उसमें तो हम कैबिनेट मिशन प्लान था उसी की लिमिट्स में ही हम बंधे हुए थे। इंडिपेंडेंट, सोवरेन का मतलब इंडिपेंडेंट बॉडी हम नहीं थे। कब तक? 14 अगस्त 1947 तक। तो 14 अगस्त 1947 तक जो फेज़ 1 चला और उसमें हम इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं थे। और फर्स्ट जो ड्राफ्टिंग कमेटी जो अपॉइंट की गई थी वो की गई थी 29 अगस्त 1947 में। 14 अगस्त 1947 को तक ये था, क्योंकि उस टाइम क्या है, आज़ादी मिल गई थी 15 अगस्त से। तो 14 अगस्त को रात को ही 14 अगस्त का दिन जो है पाकिस्तान आज़ादी के दिवस मानते हैं। 29 अगस्त को फिर हमारा जब बंटवारा हो गया तो 29 अगस्त को हमारे देश में जो है ड्राफ्टिंग कमेटी जो अपॉइंट की गई, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ ये सारा का सारा इस ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा ही हुआ। उससे पहले का जो फेज़ 1 था, उस फेज़ 1 में सिर्फ एक इनिशियल स्टेज थी कि हम थोड़ा सा अपने आप में डेवलपमेंट कर रहे थे कि किस प्रोसीजर से चलना चाहिए, क्योंकि अभी हमें कुछ सीखने की ज़रूरत थी। अभी हमें किसी ऐसी गाइड की ज़रूरत थी जिसकी वजह से हम आगे जा सकें। फेज़ 2 में क्या हुआ? इट बिकम सोवरन। ये पूरी तरह से सोवरन, इंडिपेंडेंट हो गई थी, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत थी ये। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 वो एक्ट है जिसके तहत हमें आज़ादी मिली, इंडिपेंडेंस मिली। इट ऑल्सो एक्टेड एज प्रोविजनल पार्लियामेंट। ये एक तरीके से प्रोविजनल पार्लियामेंट का काम कर रही थी। तब तक कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ नहीं था, हमारी पार्लियामेंट डिसाइड हुई नहीं थी। तो ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है इसके तहत जो एक प्रोविजनल जो पार्लियामेंट है उसका डेवलपमेंट हो गया था।
द फर्स्ट पार्लियामेंट वॉज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली, जो फर्स्ट पार्लियामेंट थी उसका इलेक्शन डायरेक्टली नहीं हुआ था। उसको वैसे ही ये लगा कि जैसे भीमराव अंबेडकर जी हैं, इनको लॉ के नॉलेज है तो इसको लॉ के लिए आपने ले लिया। इसी तरीके से के एम मुंशी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, सरदार पटेल हो गए, इनको जो है जैसे जैसे लगा कि इनमें इस चीज़ की नॉलेज है, इस चीज़ का टैलेंट है, उसी हिसाब से उनको अपॉइंट कर दिया, डायरेक्ट कर दिया। तो लेकिन किसी टाइप का इलेक्शन नहीं हुआ था, ये आप माइंड में रखना। इलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमिंग के बाद से ही होता है। मेंबर्स के नाम आपको याद रखने हैं कि इलेक्टेड डायरेक्टली बाय मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर असेंबली एंड नॉमिनेटेड बाय स्टेट्स प्रिंसेस। जो प्रोविंसेस बने हुए थे अंग्रेज़ों के टाइम में, उस टाइम में जो लेजिस्लेचर था वहाँ जो मेंबर थे वो मेंबर और जो प्रिंसेस थे उनके द्वारा नॉमिनेटेड किया गया था कि किन किन बंदों को जो है, किन किन लोगों को हमें मेंबर बनाना है। सीट जो है किस हिसाब से अलॉटेड की गई थी? सीट अलॉटेड की गई थी 1 मिलियन मतलब 10 लाख के लिए एक सीट अलॉट की गई थी। सीट डिस्ट्रीब्यूट किस किस में की गई थी? मुस्लिम, सिख और जनरल में, क्योंकि मुस्लिम्स को तो देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उस टाइम बंटवारा हो गया था। अगर मुस्लिम्स को यहाँ नहीं देते तो जो मुस्लिम जो इंडिया में रहना चाह रहे थे वो भी नहीं रहते। उनके मन में ये भावना हो जाती कि यहाँ हमारी इज्जत नहीं होगी या हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। सिख और जनरल में हम सारे आगे, जैसे हिंदू हो गए या दूसरे जो और कोई माइनॉरिटी होगी, पारसी हो गई, इस टाइप से जो भी लोग थे वो सारे जनरल में काउंट हो गई। फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन की 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, और वो कब तक था? जो फर्स्ट फेज़ कब तक था? 14 अगस्त तक था। ये अब माइंड में रखना। उस टाइम में अंतरिम प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, सिर्फ 2 दिन के लिए। और वैसे फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है हमारे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उसके बाद कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ऑब्जेक्टिव क्या था? जो ऑब्जेक्टिव हम पढ़ रहे थे प्रेम्बल के अंदर कि इसका ये ऑब्जेक्टिव है, जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वलिटी है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव और रेजोल्यूशन किसने डिसाइड किया था, किसने पास किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्राइम मिनिस्टर को ओथ किसने दिलवाई थी? बाय लॉर्ड माउंटबेटन। बाय लॉर्ड माउंटबेटन ने उस टाइम के वॉइसरॉय थे जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था। तो जब प्राइम मिनिस्टर को जो ओथ दिलवाता है वो राष्ट्रपति दिलवाता है, लेकिन ये जो गवर्नर जनरल थे, लास्ट गवर्नर जनरल थे, ये भी आप माइंड में रखना, इन्होंने जो है ओथ दिलवाई थी। यूनियन की पावर कमेटी किसके अंडर थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। ड्राफ्टिंग कमेटी किसके पास थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। फंडामेंटल और माइनॉरिटी कमेटी किसके पास थी? सरदार पटेल के पास। और यूनियन कमेटी किसके पास थी? कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू जी के पास। जैसे यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और ड्राफ्टिंग कमेटी, ये तीनों चीज़ें पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास थी। स्टीयरिंग कमेटी जो थी वो थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। और जो बिज़नेस का, जो भी बिज़नेस से रिलेटेड कोई कमेटी बनाई गई थी वो थी के.एल. मुंशी के नाम से उसको रखा गया। के.एल. मुंशी का पूरा नाम कन्हैया लाल मुंशी है, तो कई बार एग्जाम में कन्हैया लाल मुंशी भी लिखा हुआ आ जा सकता है और के.एल. मुंशी भी आ सकता है। तो आपको ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको रट लेनी है, क्योंकि एग्जाम में इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है बिहार और यूपी के पेपर में, खासतौर पे एमपी में भी आ जाता है। हरियाणा में चांसेस कम होते हैं, लेकिन उस साइड के जो पेपर हैं बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान में भी चांसेस कम हैं, तो उधर आ जाते हैं। उसके बाद है कि जो ये रिपोर्ट तैयार की गई थी असेंबली की, जो ड्राफ्टिंग कमेटी की जो रिपोर्ट तैयार थी, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उनके लिए जो अपॉइंट किया गया था ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो रिपोर्ट आई उसके ऊपर क्या अब उसमें डेवलपमेंट करना है वो किसने किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और ड्राफ्ट किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया था? जो ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बी.एन. राव के द्वारा किया गया था। एडवाइज़र ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी बोला जाता है। बी.एन. राव को क्या बोला जाता है? एडवाइजरी टू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। और थर्ड सीटिंग कब हुई थी? 26 नवंबर 1946 को। पहली सीटिंग कब हुई थी? 9 जो दिसंबर था 1946। सेकंड कब हुई थी? 29 अगस्त को 1947 में। और थर्ड कब हुई थी? 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्ट हो गया था। और लास्ट सीटिंग कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। तो 4 सीटिंग हो गई थी। इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। और प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आप ये 4 सीटिंग माइंड में रखना। पहली जो थी 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी 29 अगस्त 1947 को, तीसरी 26 नवंबर 1949 को, और फोर्थ जो थी 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी को जो हमारे देश के कुछ सिंबल्स हैं उनको भी अडॉप्ट किया गया था, तो उन सिंबल्स का भी मैं फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी, वो आपको रटनी है, एग्ज़ाम में आ जाती है। तो इंडियन पॉलिटी को हम ऐसे ही तैयार करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐसे ही तैयार होता है, तो इतना कुछ मुश्किल नहीं है आपके लिए तैयार करना। पर ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं हैंड रिटन नोट्स की फ़ोटो क्लिक करके आपको पढ़ा दूँ, समझा दूँ थोड़ा बहुत, और उसी हिसाब से आप जो है अगर लय में चलोगे, एक रूटीन में चलोगे, तो आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी।
और उसके बाद की जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी उसमें टोटल कितने मेंबर थे ये माइंड में रखना, 389 मेंबर्स थे। और कितना टाइम लगा था कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार होने में, 2 साल 11 महीने 18 दिन। इसको आप 3 साल नहीं बोलोगे, 2 साल 11 महीने 18 दिन। और कमेंसमेंट कब हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का? 26 जनवरी 1950 को। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल थे? 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट्स थे, 8 शेड्यूल थी। अब तो शेड्यूल 12 हो चुकी है। और नॉट एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू फोर्स दैट आर फोर्स्ड अर्ली। सारा कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम एनफोर्स नहीं हुआ था, कुछ बाद में हुआ था। उस टाइम कौन सा हुआ था? फंडामेंटल राइट्स, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, और जो प्रोविजनल पार्लियामेंट बने थे उसके कुछ प्रोविजंस जो हैं वो उस टाइम में जो है एनफोर्स किए गए थे। और बाकी मैंने प्रियम्बल वाले टॉपिक में आपको बता ही दिया था, कुछ आर्टिकल्स मैंने स्पेसिफिकली वहाँ मेंशन किए हुए, 394 है इस टाइप से, तो वो आप वो अच्छे से स्टडी कर लेना। तो ये इतना टफ भी नहीं है, सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। और कॉन्स्टिट्यूशन तो सबसे कहते हैं ना ईजी एक सब्जेक्ट है, और अगर हम उसको इंटरेस्ट लेके पढ़े ना तो ये हमें टिप्स पे याद हो जाता है, हमें इसको समझने की ज़्यादा रटने की जरूरत ही नहीं पड़ती, समझ के भी याद हो जाता है। पर हम क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को इतना फोकस नहीं करते, क्योंकि हम आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी एविडेंस को ज़्यादा फोकस करते हैं कि वो कोर्ट में भी यूज़ होता है, और हमें लगता है कि उससे सबसे ज़्यादा पेपर आता है। जब तक, एक बात आप हमेशा माइंड में रखना कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन आपको अच्छे से नहीं होगा तो तब तक जो है आपके कितने भी सब्जेक्ट आप फुलफ़िल कर लो, कॉन्स्टिट्यूशन के बिना सब अधूरे हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। आई होप आपको जो आज का जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा, क्योंकि अभी तक मेरा लैपटॉप मेरे पास ठीक होके आया नहीं है, तो मोबाइल में टाइम ज़्यादा लगता है। तो मेरे पास जो मेरे हैंड रिटन नोट्स थे, मैंने उसी की फ़ोटो क्लिक करके जो आपके लिए ये वीडियो बना दिया, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में कुछ समझने वाला था नहीं, सिर्फ एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो हमें रिमाइंड करनी है। वो हमारे प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और मेन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और अगर आप इनको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लोगे और इनको बार बार रिवाइज करोगे तो इनमें से प्री के लिए आपके पास एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से डाउट भी क्लियर हो गए होंगे कि कौन किस टाइम कौन सी अथॉरिटी में क्या था, कौन सी कमेटी में कौन था, और कैसे जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होके आया, कैसे वो एग्जिस्टेंस में आया। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको आज का मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर मान लो आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में भी ये शेयर कीजिए, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी एक जनरल टॉपिक ही माना जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल सेंस में तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन जनरल सेंस में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हो सके आप उतना उससे शेयर कीजिए। और एक कोरोना का जो प्रकोप है थोड़ा बढ़ रहा है, तो प्लीज़ आप कोरोना से भी अपना बचाव कीजिए, सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए, घर से बाहर हो सके कम से कम जाइए, अगर जाना भी पड़े तो आते ही कोशिश कीजिए अपने हैंड वॉश करो, और इस तरीके से आप जो है कोरोना से बच सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।